यूपी के मॉर्निंग पॉडकास्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए जानते हैं अब तक की बड़ी खबरों को फटाफट। मौसम विभाग ने बताया है कि जून से सितंबर तक 4 महीने मानसून सामान्य से बेहतर रहेगा। 104% से 110% के बीच बारिश को सामान्य से बेहतर माना जाता है। यह फसलों के लिए अच्छा संकेत है। मौसम विभाग ने राजस्थान, एमपी, यूपी समेत 20 राज्यों में सामान्य से ज़्यादा बारिश होगी। छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में कम और पूर्वोत्तर में सामान्य से कम बारिश की संभावना जताई है। आईएमडी के मुताबिक 2024 में 106% यानी 87 सेंटीमीटर बारिश हो सकती है। हालांकि सीजन में 86 सेंटीमीटर बारिश होनी चाहिए। बसपा ने जौनपुर से श्री कला रेड्डी को टिकट दिया है। श्री कला पूर्व सांसद धनंजय सिंह की पत्नी और मौजूदा समय में जिला पंचायत अध्यक्ष हैं। धनंजय सिंह के जेल जाने के बाद उन्होंने चुनावी मैदान में उतारने का फैसला लिया। इस सीट से भाजपा के कृपा शंकर सिंह और सपा ने बाबू सिंह कुशवाहा को मैदान में उतारा है। रालोद सुप्रीमो जयंत चौधरी सोमवार को देवबंद पहुंचे। उन्होंने कहा, विपक्ष के लोग कह रहे हैं जयंत एक भारत रत्न में बिक गया। ऐसा बोलकर वे भारत रत्न का अपमान कर रहे हैं। ये चौधरी चरण सिंह को मानने वालों का सीधा सीधा अपमान है। मैं रालोद का फ़ायदा नहीं देखता हूँ, मैं तो बस किसानों का फ़ायदा देखता हूँ। पीएम मोदी ने न्यूज़ एजेंसी ANI को दिए गए इंटरव्यू में राम मंदिर, इलेक्ट्रोल बॉन्ड, यूक्रेन रूस जंग और भारत के विकास का रोडमैप जैसे मुद्दों पर बात की। निष्पक्ष चुनाव के सवाल पर पीएम मोदी ने कहा कि कहावत है, नाच ना जाने आंगन टेढ़ा। कभी ये लोग ईवीएम का बहाना निकालेंगे तो कभी कुछ और। मोदी ने कहा कि राम मंदिर विपक्ष के लिए राजनीतिक हथियार था। राम मंदिर बनने के बाद उनके हाथ से मुद्दा निकल गया है। अयोध्या में रामनवमी 17 अप्रैल पर रामलला के माथे पर सूरज की किरण 12:16 के करीब 5 मिनट तक पड़ेगी। रामलला का दरबार श्रद्धालुओं के लिए 20 घंटे खुला रहेगा। मंगला आरती के बाद ब्राह्म मुहूर्त में 3:30 से रामलला के दर्शन शुरू होंगे। श्रद्धालुओं को रात 11 बजे तक मंदिर में प्रवेश कराया जाएगा। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी तमिलनाडु के नीलगिरी पहुंचे। उनका हेलीकॉप्टर लैंड होने के बाद चुनाव आयोग के अफसरों ने इसकी जांच की। इसके लिए फ्लाइंग स्क्वाड के अधिकारी पहुंचे थे। चुनाव आयोग ने कहा कि यह एक रूटीन जांच थी जो देश भर में चल रही है। वहीं राहुल गांधी ने नीलगिरी कॉलेज में आर्ट्स और साइंस के स्टूडेंट से मुलाकात की। फिर चाय बागान के वर्कर्स से मिलने पहुंचे। राहुल ने केरल के वायनाड में भी रोड शो किया। बदायूं से शिवपाल यादव के बेटे आदित्य ने सोमवार को पर्चा दाखिल किया। नामांकन से पहले आदित्य ने शिव मंदिर में दर्शन किए, फिर मज़ार पर चादर चढ़ाई। इसके बाद वह चचेरे भाई धर्मेंद्र यादव के साथ कलेक्ट्रेट पहुंचे और नामांकन दाखिल किए। चुनाव आयोग ने 1 मार्च से 13 अप्रैल तक चेकिंग के दौरान देश भर में 4,658 करोड़ 13 लाख रुपए जब्त किए हैं। इनमें कैश, सोना चांदी, शराब, ड्रग्स और कीमती सामान शामिल हैं। लोकसभा चुनाव के ऐलान के बाद 75 साल के इतिहास में यह सबसे बड़ी जब्ती है। पिछले लोकसभा चुनाव के दौरान 3,475 करोड़ रुपए जब्त किए थे। वहीं इस साल जनवरी और फरवरी में कुल 7,502 करोड़ रुपए जब्त किए गए थे। IPL इतिहास में सबसे हाई स्कोरिंग मुकाबले को सनराइजर्स हैदराबाद ने 25 रन से जीत लिया है। हैदराबाद ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 3 विकेट पर 287 रन बनाए। RCB ने भी दूसरी पारी में 7 विकेट खोकर 262 रन बनाए, लेकिन मैच गंवा दिया। ईरानी हमले के 2 दिन बाद इजराइल वॉर कैबिनेट की मीटिंग हुई। इसमें इस बात पर सहमति बनी है कि ईरान को जवाब दिया जाना चाहिए। हालांकि जवाब कब और कैसे दिया जाएगा इस पर फैसला नहीं हो पाया है। ईरान की सेना ने 13 अप्रैल को देर रात इजराइल पर करीब 300 ड्रोन और मिसाइल से अटैक किया था। आयरन डोम और अन्य मिसाइलों ने ईरानी हमले को नाकाम कर दिया था। अमेरिका अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल ने दावा किया है कि ईरान ने इजराइल पर अटैक से 48 घंटे पहले सऊदी और गल्फ़ देशों को इसकी जानकारी दी थी, ताकि वो अपने एयर स्पेस को सेफ गार्ड कर सके। कानपुर से बड़ी खबर सामने आई है। रेल बाजार के पास पुलिस की गांजा तस्कर मुतीनमन मियां से मुठभेड़ हो गई। वो पुलिस को देखते ही फायरिंग करने लगा। जवाबी फायरिंग में उसके पैर में गोली मारकर पुलिस ने पकड़ लिया। साथ ही में उसका साथी उषा यादव भी पकड़ा गया। बुलंदशहर में 40 साल पुरानी रंजिश को लेकर 2 पक्षों में मारपीट हो गई है। इसमें ग्राम प्रधान के सगे चाचा इशाक अली और उनकी पत्नी जमीला की मौत हो गई। इसके अलावा पथराव और फायरिंग में 10 लोग घायल हुए हैं। 3 लोगों को गंभीर हालत में हायर सेंटर रेफर किया गया है। तनाव की सूचना पर भारी पुलिस फोर्स तैनात किया गया है। मामला गुलावठी थाना क्षेत्र के गांव महोली का है।
उत्तर प्रदेश में पुलिसकर्मियों के बयान अब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से होंगे। डीजीपी प्रशांत ने इस संबंध में आदेश जारी किया है। पहले पुलिसकर्मी मुकदमों में बयान दर्ज कराने दूसरे ज़िलों में जाते थे। जाने आने में अक्सर पुलिसकर्मियों संग हादसे हो जाते थे। इसमें समय और संसाधन भी लगता था। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से बयान दर्ज होने से समय और संसाधन दोनों की बचत होगी। इन तमाम बातों को ध्यान में रखते हुए ये निर्णय लिया गया है। सपा नेता आज़म खान और उनके परिवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली है। आज़म खां के बेटे मोहम्मद अब्दुल्ला आज़म के फर्जी जन्म प्रमाण पत्र के मामले में सोमवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। उनके परिवार की तरफ से हाईकोर्ट में सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल पेश हुए। उन्होंने आज़म खान के परिवार के पक्ष रखा। कपिल सिब्बल की बहस पूरी हो गई। अब मामले में अगली सुनवाई 22 अप्रैल को होगी। रामपुर की विशेष अदालत ने 2 जन्मतिथि प्रमाण पत्र मामले में आज़म खान, उनकी पत्नी और बेटे को सज़ा सुनाई थी। सज़ा के खिलाफ आज़म खान की ओर से अपील दाखिल हुई है। जस्टिस संजय कुमार सिंह की सिंगल बेंच में ये मामला है। कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने लोकसभा चुनाव 2024 को संविधान बचाने की लड़ाई बताया है। समाचार एजेंसी ANI से मनीष तिवारी ने कहा, हमारे सारे साथी संविधान बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं और जो लोग भी यहाँ चंडीगढ़ आए हैं इसलिए आए हैं कि यह संविधान को बचाने की लड़ाई है। हम लोगों से अपील करते हैं कि संविधान बचाने की लड़ाई में हमारे साथ जुड़कर योगदान दें। मनीष तिवारी ने कहा, जनता 10 साल का बीजेपी सरकार का जो काम काज है उसका हिसाब ज़रूर लेगी। कांग्रेस ने मनीष तिवारी को चंडीगढ़ से लोकसभा चुनाव का टिकट दिया है। सोमवार को चंडीगढ़ पहुंचे बीजेपी ने इस सीट से किरण खेर की जगह संजय टंडल को उम्मीदवार बनाया है। मनीष तिवारी 2019 में आनंदपुर साहिब से लोकसभा चुनाव जीता था। 21 सेवानिवृत्त जजों ने मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ को चिट्ठी लिखकर कहा है कि न्यायपालिका पर दबाव बनाने और उसे कमज़ोर करने के प्रयास किए जा रहे हैं। इस पत्र में पूर्व जजों ने कहा है कि न्यायपालिका को अनुचित दबाव से बचाए रखने की ज़रूरत है। इस पत्र में न्यायपालिका की साख को लेकर चिंता जाहिर करते हुए पूर्व जजों ने कहा है कि कुछ तत्व राजनीतिक हितों और अपने निजी फायदों के लिए न्यायपालिका में जनता के विश्वास को तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। इस पत्र में जिन 21 जजों ने हस्ताक्षर किए हैं उनमें सुप्रीम कोर्ट के 4 पूर्व जज और हाई कोर्ट के 17 पूर्व जज शामिल हैं। इस चिट्ठी में पूर्व जजों ने कहा है कि दबाव, भ्रामक जानकारियों और सार्वजनिक अपमान के जरिए न्यायपालिका की साख को गिराने की कोशिश की जा रही है। इस चिट्ठी में जजों ने कहा, हम खास तौर पर भ्रामक सूचनाओं और न्यायपालिका के खिलाफ जनता की भावनाओं को लेकर चिंतित हैं। ये न केवल अनैतिक है बल्कि हमारे लोकतंत्र के मूलभूत सिद्धांतों के खिलाफ है।